प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर अलका रस्तोगी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। हम समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के यूनिट 4 अध्याय समाजीकरण का अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने समाजीकरण का अर्थ, उसकी परिभाषा और विशेषताओं की चर्चा की थी। आज हम समाजीकरण के अभिकरण का अध्ययन करेंगे। समाजीकरण शब्द से आप परिचित हैं। प्राणी शास्त्रीय जीव से सामाजिक व्यक्ति बनने की प्रक्रिया समाजीकरण है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज की संस्कृति के बारे में सीखता है। अब आइए आज हम ये चर्चा करें कि समाजीकरण के वे कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन से साधन हैं, कौन से माध्यम हैं जिन्हें हम अभिकरण की संज्ञा देते हैं, जिनसे कि व्यक्ति अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। प्रमुख अभिकरण बहुत सारे हैं, जिन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक साधन और द्वितीयक। प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत परिवार, मित्रों का समूह, पड़ोस, शिक्षा आदि हैं, जबकि द्वितीयक संस्थाओं में हमारी सारी की सारी द्वितीयक संस्थाएं, चाहे वो हमारा राजनीतिक पक्ष हो, चाहे हमारा सामाजिक पक्ष हो, शैक्षणिक शाखाएं हो, वह सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। बियरस्टेट ने एक जगह अपने स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व के विकास में समाजीकरण की सबसे प्रमुख भूमिका होती है। व्यक्तित्व स्वयं ही नहीं बन जाता। व्यक्ति जन्म से गुणों को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि जब वह समाज के सदस्य के रूप में धीरे धीरे विकसित होता है, धीरे धीरे अर्जित करता है, तब जाकर वह एक सामाजिक व्यक्ति बनता है, अपना एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में प्रमुख अभिकरण में सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे परिवार की। विद्यार्थियों, आप जानते हैं, बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सबसे पहले वह परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है। परिवार उसे रीति रिवाजों का, लोकाचारों का, प्रथाओं का, संस्कृति का ज्ञान कराता है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। सार्वभौमिक से आशय है जो सब जगह व्याप्त है, जो सब जगह प्राप्त है, और इसीलिए विश्व के सभी समाजों में समाजीकरण की यह आधारभूत संस्था भी है। परिवार में व्यक्ति एक और साधक नेतृत्व देखता है, दूसरी ओर भावात्मक नेतृत्व देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ, समाजीकरण में माता एवं पिता की सशक्त भूमिका रहती है। वह पिता से नेतृत्व की बात सीखता है तो माता से भावात्मक नेतृत्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार परिवार के द्वारा बच्चा जो कुछ भी सीखता है वह उसके जीवन की स्थायी पूंजी होती है। पारिवारिक आदर्श उसके स्वयं के आदर्श बन जाते हैं। वह वहां पर प्रेम, त्याग, बलिदान, देश प्रेम, सहिष्णुता, आज्ञाकारिता, अनुकूलन सभी कुछ परिवार में सीखता है। तभी तो कहते हैं परिवार शिशु की पहली पाठशाला है। अब आइए देखें वह दूसरा कौन सा अभिकरण है जिससे कि बच्चा परिवार के बाद सबसे पहले वाकिफ होता है, सबसे पहले अपना एक समूह बनाता है। जी हाँ, वह है क्रीड़ा समूह, मित्रों का समूह, खेल समूह। यह एक प्राथमिक समूह है। उस पूरे के पूरे क्रीड़ा समूह में उसके हम उम्र लोग होते हैं। उसी की उम्र के लोगों के साथ वह परिस्थिति और वर्ग के मूल्यों से उसे परिचित कराते हैं। खेल के माध्यम से समूह में जब बच्चा नियमों का पालन करता है, दूसरों के नियंत्रण में रहना, अनुशासन का पालन करना और साथ ही पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ संघर्ष की भावनाएं भी ग्रहण करता है। खेल भावना का विकास उसे पुरस्कार और दंड दोनों ही चीजों से परिचित कराता है। रिजमैन तो कहते हैं कि खेल समूह वर्तमान में समाजीकरण करने का महत्वपूर्ण समूह है, क्योंकि आजकल व्यक्ति मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के लिए अपने हम उम्र लोगों पर अधिक निर्भर करता है। इस प्रकार खेल समूह में बच्चा नवीन मूल्यों को ग्रहण करता है। तीसरा अभिकरण है पड़ोस। पड़ोस का बच्चे के समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह बच्चों के ही नहीं, युवकों के समाजीकरण में भी योगदान देता है।
आप जानते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और यही कारण है कि पड़ोस के लोग एक ओर जहाँ बच्चे को स्नेह और प्यार में नई बातों का ज्ञान कराते हैं, वहीं दूसरी ओर युवक को भी वो पड़ोसी समय समय पर बताते रहते हैं कि उससे किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती है। आइए अब चौथे अभिकरण की ओर बात करें, नातेदारी समूह। नातेदारी समूह, जिससे आप बहुत सामान्य भाषा में रिश्तेदारी से समझते हैं, समाजशास्त्रीय भाषा में वह नातेदारी कहलाती है। ये देखिए कि नातेदारी में मनुष्य के बहुत सारी तरह के संबंध होते हैं। कभी वो संबंध रक्त वाले होते हैं, कभी विवाह से संबंधित होते हैं। इन सभी संबंधों में एक और वो घनिष्ठता के, हंसी मजाक के संबंध देखता है, जानता है, तो दूसरी ओर परिहार के अर्थात दूरी बरतने वाले संबंधों को भी समझता है। इस प्रकार वो अपने आप को पूरे सामाजिक समूहों में समाजीकृत करता चला जाता है। भाई बहन, पति पत्नी, साले साली, सास ससुर, देवर भाभी, अन्य सभी संबंधियों के संपर्क से वह कुछ न कुछ सीखता ही है। अगला अभिकरण है विवाह। विवाह के द्वारा एक पुरुष एक स्त्री के साथ परिवार का निर्माण करता है और विवाह के बाद लड़के को पति की और लड़की को पत्नी की भूमिका निभानी होती है। इन दोनों ही भूमिकाओं का पालन करते हुए त्याग, निष्ठा, मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक दूसरे को समझना बालक को अपनी उस विवाह की उम्र के दौरान सीखना होता है और यही समाजीकरण उसे अपने परिवार का, अपने समाज का समाजीकृत व्यक्ति बनाता है। ये तो हुई प्राथमिक संस्थाएं। अब आइए हम बात करें द्वितीयक संस्थाओं की, जिनके माध्यम से बच्चे का समाजीकरण होता है, युवकों का भी समाजीकरण होता है, अर्थात वे सभी संस्थाएं जिनसे कि वह सीधे संबंधित नहीं होता, प्राथमिक रूप से संबंधित नहीं है, परंतु वो सभी द्वितीयक संस्थाएं हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें शिक्षण संस्थाओं की। शिक्षण संस्थाओं में हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि को गिनते हैं। इन सभी में बच्चे का संपर्क गुरुजनों से, पाठ्य पुस्तकों से, साहित्य से और साथ ही कक्षा के अन्य साथियों से भी होता है। यहाँ एक बात आप समझ लें, पुस्तकों और साहित्य से वह नवीन ज्ञान अर्जित करता है, उसकी मानसिक क्षमता का विकास होता है और यही अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का उसका वक्त है, जिसमें वह देश विदेश के समाज और संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। अगली द्वितीयक संस्था है राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाओं के योगदान को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि ये संस्थाएं व्यक्ति को कानून, शासन, अनुशासन से परिचित कराती हैं। एक और उसे उसके अधिकारों का तो दूसरी ओर कर्तव्य का भी बोध कराती हैं और इसीलिए पूरे के पूरे समाज में प्रजातांत्रिक कल्याणकारी राज्य में जहां एक और सरकार लोगों की भलाई, शिक्षा, कल्याण के कार्य करती है, वहीं व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व निर्माण के सुअवसर भी प्राप्त होते हैं। राजनीतिक दल भी राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं और व्यक्ति का समाजीकरण होता जाता है। अगली संस्था है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाओं से तात्पर्य उन संस्थाओं से है जो कहीं न कहीं हमें या तो जीवन यापन के लिए समर्थ बनाती हैं या हम अपनी खरीद और बिक्री से उनसे संबंधित होते हैं। जैसे बाजार, बैंक, दुकान। अब आप ये देखिए कि बच्चे को ये कौन बताएगा कि बाजार, बैंक और दुकान में किस प्रकार से व्यवहार करें। इन संस्थाओं के माध्यम से उसे ये पता चलता है कि व्यक्ति में सहयोग, प्रतिस्पर्धा, समायोजन किस जगह किस तरीके से बात करनी है, ये आर्थिक संस्थाएं उसे बताती हैं। बेईमानी और ईमानदारी के लक्षण भी व्यक्ति इन्हीं संस्थाओं के द्वारा सीखता है। आप समझ सकते हैं कि आर्थिक संस्थाओं के द्वारा वो व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन का निर्माण करता है। आर्थिक जीवन से अभिप्राय है जीवन यापन के लिए समर्थ बनना, जीवन यापन के लिए सामान खरीदना, जीवन यापन के लिए बचत करना, और इन सब में जो संस्थाएं उसका सहयोग करती हैं
वो आर्थिक संस्थाएं ही हैं। अगली संस्थाएं हैं धार्मिक संस्थाएं। व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव धर्म का होता है। ईश्वरीय भय, श्रद्धा के कारण वह नैतिकता तथा अन्य गुणों को ग्रहण करता है। पवित्रता, कर्तव्यपरायणता, दया, ईमानदारी आदि गुणों का विकास करने में धर्म प्रमुख भूमिका निभाता है। पाप, पुण्य तथा स्वर्ग एवं नर्क की धारणा लोगों को सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करने पर बल देती है और यही कारण है कि धार्मिक संस्थाओं के द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण देखा जाता है। अगली संस्थाएं हैं सांस्कृतिक संस्थाएं। आप एक बात अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि मनुष्य समाज में जन्म लेता है, परिवार में जन्म होता है उसका, और इसके बाद वह अपनी संस्कृति से, अपने पूरे के पूरे समाज के रीति रिवाजों से परिचित होता है और यही परिचय के दौरान अपनी परंपराओं को, प्रथाओं को, वेशभूषा को, संगीत को, कला को, भाषा को वह जानता है और ये सभी हमारी सांस्कृतिक संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे संगीत अकादमी, नाटक मंडली, कवि सम्मेलन, ये सभी व्यक्ति को समाजीकृत करने में अपना योगदान देते हैं। अगला हमारा द्वितीय संस्थाओं में है व्यवसाय समूह। व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में लगा होता है वो उस व्यवसाय के मूल्यों को भी ग्रहण करता है। वह व्यवसाय के दौरान अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। छोटे बड़े अधिकारी हो सकते हैं, बड़े व्यवसाय के साथ में ग्राहक हो सकते हैं, बहुत सारे प्रशासनिक ढांचे से वह परिचित होता है और धीरे धीरे अपने समाज की संस्कृति, उसके मूल्यों के अनुरूप खुद को ढालता चला जाता है। तो आज हमने समाजीकरण के अभिकरणों की चर्चा की। आप इससे संबंधित प्रश्नों को कंठस्थ कीजिए। समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं? समाजीकरण में शिक्षण संस्थाएं किस प्रकार उपयोगी हैं? समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? समाजीकरण के अभिकरणों में प्राथमिक संस्थाओं का उल्लेख कीजिए। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आपको कंठस्थ कर लेना है। धन्यवाद।